नमस्कार। आज हमारी हिंदी की क्लास है और इसका टॉपिक है समास। सबसे पहले हम देखेंगे समास होते क्या है, इसकी परिभाषा। ठीक है, समास की परिभाषा क्या है? समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले, स्वतंत्र यानी इन शब्दों के ऊपर किसी का भी कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, यानी ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, यहाँ क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करेंगे। कि दो शब्द मिलेंगे लेकिन जो अगला शब्द निकलेगा वो भी क्या होगा? स्वतंत्र होगा। ये क्या हो गई हमारे समास की परिभाषा। अब क्या देखेंगे? हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, दश है जिसके आनन, यानी जिसके कितने सिर हैं? आनन यानी होता है उसके सिर। 10 है जिसके आनन दशानन। यहाँ कौन हो गया? दशानन यानी रावण। समान रचना में दो शब्द यानी पद। सबसे पहले क्या देखेंगे कि समास है उसकी रचना में क्या होता है? दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद, यानी जो पहला स्टार्टिंग का पद होगा वो पूर्व पद होगा, तथा दूसरा पद क्या होगा? उत्तर पद कहलाएगा। दो ही पद होंगे, ठीक है। और इन दोनों से जो मिलके बनेगा नया शब्द उसको क्या कहेंगे? समास पद। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, राजा का पुत्र। राजा पूर्व पद हो गया और पुत्र उत्तर पद। अब ये दोनों पद मिलके क्या बन गए? राजपुत्र। ये क्या हो गया? हमारा समस्त पद हो गया। अब देखेंगे समास के भेद, कि समास के भेद होते कितने हैं। समास के भेद होते हैं 4। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। अब हम क्या करते हैं कि दो समास और पढ़ते हैं, दिगु और कर्मधारय। लेकिन क्या है कि ये तत्पुरुष समास के ही वो जो भाग हैं दो। तत्पुरुष समास के भाग कैसे हैं? ये इसका पिता है, ठीक है। पिता में जो गुण होंगे वही दिगु समास में होंगे और जो दिगु समास में होंगे वही कर्मधारय में होंगे। तो इसलिए तत्पुरुष समास के दो ही भाग है, दिगु समास और कर्मधारय समास। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारा अव्ययी भाव समास। अब अव्यय का मतलब होता है बिल्कुल अव्यय, जो अलग ही भाव देता है। देखो, अव्ययी भाव समास, जो शब्द अव्यय का भाव दे और अव्यय का काम करे, अर्थात अपना रूप सदैव एक ही रखे। अव्यय का क्या होता है कि अव्यय हमेशा अपना रूप होता है वो एक ही रखता है। कैसे? उसके रूप में कोई बदलाव नहीं होगा। अव्यय के भाव में कोई भी क्या नहीं होगा? बदलाव नहीं होगा। वह क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव। यानी जो भाव क्या होगा? पहला अव्यय होगा, उसके रूप में कोई भी बदलाव नहीं होगा। रूप में यानी लिंग वचन कोई भी उसमें बदलाव नहीं होगा। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? इसका पहला पद अव्यय होगा यानी उपसर्ग, और इसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं आता। कभी भी अव्ययी भाव समास में क्या होगा कि इसका पहला पद अव्यय होगा यानी उपसर्ग भी हो सकता है और उसके साथ कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आता। उदाहरण, यथा स्थान, जो स्थान निर्धारित है, कहीं भी क्या नहीं है? इसमें कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है। प्रतिक्षण, हर्षण, प्रति क्या है? उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। निरोग, रोग रहित, नी क्या लगा हुआ है? इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अत्यधिक, अधिक से अधिक, तो इसमें क्या है? अति उपसर्ग लगा हुआ है। सानंद, आनंद के साथ, प्रत्याशा, आशा के बदले आशा। ये हमारा क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम कौन सा है? तत्पुरुष समास। समास का दूसरा भेद है। अब देखिए, तत्पुरुष समास में जहां पूर्व पद यानी पहले बता चुके हैं अपन, आगे पूर्व यानी प्रथम, पूर्व पद विशेषण के कारण गौण यानी छुपा हुआ, तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है। यानी इसमें पहला पद गौण होगा, छुपा हुआ होगा, और उत्तर पद यानी इसका दूसरा पद प्रधान होगा। इस प्रकार तत्पुरुष समास में सदैव पूर्व पद, गौण तथा उत्तर पद प्रधान
होता है। अब इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? समस्त पद बनते समय, समस्त यानी पूरा पद जब बनेगा, बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाते हैं, यानी विग्रह करते टाइम। तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से, पर, को, कौन कौन से विभक्ति चिन्ह है? से, पर, को आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरी क्या होगी? अनेक बार दोनों पदों के मध्य, जो दो पद है प्रथम और द्वितीय, दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह परसर्ग की तरह, परसर्ग कौन से? के, का, के, जो भी परसर्ग होता है कारक चिन्ह में, तरह लुप्त हो जाते हैं। देखिए कैसे, दही बड़ा, अब इसमें क्या हो रहा है? परसर्ग लुप्त हो रहा है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। अन्य उदाहरण देखो, अमृत धारा, अमृत की धारा। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। इसमें क्या आ रहे हैं? ये सारे कारक चिन्ह है। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। देशाटन, देश में अटन, अटन यानी देश में जो भ्रमण करने वाले हैं। देशवासी, देश का वासी। अब अगला देखो, तत्पुरुष समास का ही पहला भाग मैंने बताया था, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में क्या होगा कि जिस समस्त पद का एक पद विशेषण और दूसरा क्या होगा? उसका विशेष्य, या एक पद उपमेय और दूसरा उपमान। उपमेय उपमान का मतलब होता है कि एक पद उपमेय है कि उसकी उपमा जो है कि किससे आप क्या कर रहे हो, किसकी उपमा कर रहे हो। उपमान, आप क्या उसको उपमान दे रहे हो, क्या उपमा दे रहे हो, वो क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। कैसे? देखो, नील कमल, नील है जो कमल, नील कमल, नील या तो तुम विशेषता कह लो, इसकी विशेषण है, ठीक है। कमल की क्या विशेषता हो गई? ये क्या है? नीला है। महासागर, सागर कैसा है? महान है, जो सागर जो महान है। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, तो मुख को किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा। तो यहाँ मुख तो क्या है? उपमेय हो गया, और चंद्रमा इसको क्या दे रखी है? उपमान दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। अब देखिए अगला इसी का भाग है द्विगु समास, या तो आप कह लो द्विगु तत्पुरुष समास या द्विगु समास। जो किसका भाग है? ये भी तत्पुरुष समास का ही है। जिस समस्त पद का प्रथम पद संख्यावाचक, अब इसकी बिल्कुल अलग विशेषता है। इसका प्रथम पद कैसा होगा? इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसका पहला पद संख्यावाचक होगा और पूरा पद संख्या के समाहार या योग का वर्णन करेगा। जो इसका पूरा पद है वो किसका वर्णन कर रहा है? उसके पूरे संख्या का वर्णन कर रहा है। उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। उदाहरण देखो, त्रिभुवन, तीन भुवन, भुवन यानी होता है संसार, तीन भुवन का समाहार, कि जिसने किसका समाहार कर रखा है? अपने अंदर तीन भवनों का। नौ रतन, नौ रत्नों का समूह है, यानी 9 रत्नों का समूह है। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला। तो ये क्या हो गया? सीधा सीधा पता चल रहा है संख्यावाची है द्विगु समास। अब देखिए द्वंद्व समास, ये हमारा तीसरा समास है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों ही शब्दों की प्रधानता होती है। इसमें क्या है? प्रथम पद भी प्रधान है, ठीक है, उसके बाद उत्तर पद यानी दूसरा पद भी प्रधान है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? कहीं एक पद प्रधान था, कहीं दूसरा पद प्रधान है, ठीक है। द्विगु समास में आपने क्या पढ़ा? पहला पद संख्यावाची है। लेकिन द्वंद्व समास में क्या पढ़ेंगे? द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। तथा इसमें क्या क्या होगा? तथा, और, या, अथवा। ये क्या है? संयोजक चिन्ह है। इन संयोजक चिन्हों को हटा के इसकी जगह योजक चिन्ह काम में लेंगे। योजक का मतलब हाइफन जिसको कहते हैं। तथा, और, या, अथवा, ये शब्दों का लोप हो जाएगा और संयोजक शब्दों के लोप कर देने से बनता है। मतलब कि इन शब्दों का लोप करते ही हमारा क्या बन जाएगा? द्वंद्व समास। कैसे? राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। यहाँ राधा कृष्ण में किसका लोप है? और का लोप है। देश विदेश, देश और विदेश। आजकल, आजकल में क्या आ रखा है? योजक चिन्ह आ रखा है, आज या कल। फल फूल, फल फूल आदि, ठीक है।
अगला हमारा लास्ट और जो अंतिम है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, मतलब कि इसमें कोई प्रधान नहीं है। जब दो पद मिलेंगे, पहला दूसरा दोनों मिलके अन्य किसी तीसरे ही पद का निर्माण करेंगे कि वो जो दोनों पद मिलके क्या उसका अर्थ हो रहा है। प्रथम पद प्लस उत्तर पद, दोनों पद मिलके क्या कर रहे हैं, किसी अन्य का अर्थ दे रहे हैं। उदाहरण के लिए देवराज यानी देवों का राजा इंद्र, अंगद बिना अंग का, कौन है, कामदेव। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, किसका है नीलकंठ, महादेव। यानी देखो तुमने क्या किया, ये समास है, ठीक है। इसका विग्रह करते ही तीसरा शब्द उत्पन्न हो गया, चतुर्भुज, वह जिसके चार भुजाएं हैं। चार भुजाएं किसके हैं, विष्णु के। अब देखो यहाँ चतुर्भुज यानी चार भुजाएं, तो यहाँ हमारे किस में जा रहा है, द्विगु समास में भी जा रहा है, लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है विष्णु। यदि हमें जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें एक ही दिया जाएगा, यदि बहुब्री और द्विगु समास दोनों दे दिए जाते हैं तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। हमेशा सही कौन सा है, बहुब्रीहि समास। क्यों, क्योंकि इससे क्या निकल रहा, अन्य ही अर्थ निकल रहा है विष्णु, कि चार भुजाएं किसके हैं, विष्णु के। चलिए आज ये समास आशा है कि आपको जरूर से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।